नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में आज हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन, समाजीकरण के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे मन में बात आती है, सोशलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है और ये कहाँ तक और कब तक होता रहता है, तब हमें हमेशा इस बात को याद रखना है। समाजीकरण की शुरुआत हमारे जन्म से होती है और जन्म से शुरू होकर के हमारी मृत्यु तक, यानी कि जब तक हम लोग इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस जीवन में जब तक हम लोग हैं, तब तक हमारा समाजीकरण भी चलता रहता है। इसमें एक शब्द छुपा हुआ है समाजीकरण के अंदर, जिसे कि हम समाज कहते हैं। सोशलाइजेशन के अंदर एक शब्द जो छुपा हुआ है, उसे हम लोग सोसाइटी कहते हैं। तो ये सोसाइटी क्या होती है, समाज क्या होता है, आइए साथियों एक बार इसे हम लोग समझने का काम करते हैं। समाज होता है लोगों का समूह। किन लोगों का समूह? वही सब जो आपके, मेरे, हम सबके चारों ओर रहते हैं। आप अभी कहां रहते हैं? आपके चारों ओर कौन रहते हैं? परिवार, पड़ोस, विद्यालय, कॉलेज और भी बहुत कुछ जो कि आपके इर्द गिर्द, आपके चारों ओर रहने वाले जो भी हैं, वही आपका समाज है। तो समाज लोगों का समूह। हम सभी समाज में रहते हैं। इसी समाज में रहते हुए हम सभी एक साथ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी जो समाज होता है, उस समाज का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि उस समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी के आपसी संबंध कैसे हैं। अब एक समाज है, एक सोसाइटी है, जिसमें कोई किसी से बात नहीं करता है। सभी अपने घर में चुपचाप रहते हैं। कोई किसी से गुफ्तगू नहीं करता है, बातचीत नहीं करता है, किसी के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है। आप एक छोटी सी बात आजकल देखेंगे भी, एक घर है, एक घर के अंदर मान लेते हैं कि 5 इंसान रहते हैं, मम्मी पापा, ठीक है, दादा दादी और एक बच्चा है, ऐसा मानते हैं। किसी घर में 2 बच्चे हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और पांचों अपने अपने मोबाइल में मस्त हैं। ऐसा आजकल हम सबको देखने को मिल रहा है। कोई आपस में किसी से बातचीत तभी करता है जब उसको कोई एक दूसरे से काम होता है। उनका इंटरेक्शन बहुत कम है, इसलिए एक दूसरे से सीख भी बहुत कम पा रहे हैं। तो यहां पर हमें हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि जब हम समाज में रहते हैं, तो समाज में रहते हुए समाज का अस्तित्व इस बात पर टिका हुआ है कि सभी लोगों के आपसी संबंध कैसे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है या नहीं इंटरेक्शन हो रही। इंटरेक्शन समाज में रहते हुए होना जरूरी है, और इंटरेक्शन जितनी ज्यादा होगी उतने बेहतर तरीके से सभी बालकों का, बच्चों का समाजीकरण होगा और हम सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अब समाज जो हमारा होता है, उसकी पहचान होता है उसका कल्चर, जिसे हम हिंदी में संस्कृति कहते हैं। आप जिस समाज में रहते हैं, आपके समाज के कुछ नियम होंगे, कायदे कानून होंगे, रिवाज होंगी, मूल्य होंगे, है ना। और एक समाज को जब दूसरे समाज के साथ में हम लोग देखते हैं, तो पाते हैं खान पान, रहन सहन, बोलचाल, पहनावा आदि सभी बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो जो हमारा कल्चर है, वो कल्चर भी आप पर, मुझ पर, हम सभी पर बहुत बड़ा प्रभाव अपना लेकर के आता है। अब हम लोग बात करेंगे साथियों सोशलाइजेशन को समझने की। कोई भी जो बच्चा है, उस बच्चे का जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में वह बच्चा आता है इस दुनिया में। और इस दुनिया में जब वह बच्चा आता है, तो सबसे पहले इस दुनिया में आने के बाद वह किससे कनेक्ट होता है? सबसे पहले वह अपने परिवार के लोगों से जुड़ता है। और बच्चे के परिवार में, बच्चे की फैमिली में भी वह सबसे पहले जिससे कनेक्ट होता है, वह होती हैं माँ। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ बातें समझनी होंगी। जब भी आपसे पूछा जाएगा समाजीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है, तब आप कहेंगे जन्म से होती है, क्योंकि जन्म हुआ तभी हम इस दुनिया में आए, और इस दुनिया में आकर के हम सबसे पहले अपने परिवार का हिस्सा बने। परिवार हमारे समाजीकरण की सबसे पहली संस्था होती है। परिवार में रह करके माँ से हमारी मुलाकात सबसे पहले होती है, तो माँ बच्चे की फर्स्ट टीचर होती हैं। तो शुरुआत समाजीकरण की जन्म से हुई, और जन्म से शुरू होकर के फिर मृत्यु तक लगातार हमारा समाजीकरण होता रहा। अब समाजीकरण बच्चे का शुरू हो गया है जन्म से, और मृत्यु तक लगातार जब हमारा समाजीकरण चल रहा है, तो हम लोग
यहाँ पर अब एक बात पे और गौर करते हैं कि जो समाजीकरण है उसमें तो बदलाव होते रहते हैं, बिल्कुल होते रहते हैं। समाजीकरण जो है वो एक प्रोसेस है हमारी, कि समाज ने जो नियम कायदे कानून बना दिए हैं उन नियम कायदे कानूनों को अपनाते रहना, पुराने नियमों को छोड़ते रहना और नए नियमों को जान करके अपने व्यवहार को वैसे ही करते रहना। अब जब बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के समय उसे तो ये पता भी नहीं है किसके साथ कैसा व्यवहार करना होता है। तो हम लोग आज बहुत सारे अलग अलग तरह के अपने व्यवहार करते हैं। आज हम सबका जो भी ये व्यवहार है, इस व्यवहार को भी हमने अर्जित किया है। कहाँ से अर्जित किया है? इसी समाज से अर्जित किया है। यहीं से जाना, अन्य लोगों को देख करके, उनसे इंटरेक्शन करके, और फिर खुद भी वैसे ही करने लग गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं हर एक समाज के जो नियम कायदे कानून होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनको अपना करके ही हम लोग अपने समाजीकरण को आगे बढ़ाते हैं। किसी संस्कृति या समाज के मानदंडों के अनुसार व्यवहार को अपनाने की क्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। अब जो मानदंड शब्द यहां पर आप लोगों को बताया गया है, मानदंड का मतलब होता है समाज के नियम कायदे कानून। इंग्लिश में इसके लिए नॉर्म्स जो टर्म है उसका इस्तेमाल किया गया है। आप अपने पड़ोसी को एक बार याद कीजिए, जैसे आपके घर में आप रहते हैं, क्या पड़ोसी के घर में एग्जैक्ट उसी तरीके से रहने की आजादी है? आप अपने स्टेट को अब देखिए, आप जिस स्टेट में जिस राज्य में हैं और एक जो दूसरा राज्य है, क्या वहां पर ठीक इसी प्रकार के ऐसे ही नियम कायदे कानून रिवाज मूल्य आदि के अनुसार रहने की, काम करने की, आगे बढ़ने की आज़ादी होती हैं? नहीं, हर जगह पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। तो एक समाज दूसरे समाज से जब अलग होता है तो बच्चों के जो समाजीकरण में डिफरेंस हैं वो भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में समाज के नियम कायदे कानून को अपना लिया है और उसके अनुसार हमने व्यवहार करना भी शुरू कर दिया है। समाजीकरण की भूमिका सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और विश्वासों के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करना, जो व्यक्तियों को अपने समाज में भाग लेने के लिए आवश्यक है। यानी कि हम जब इस दुनिया में जिस समाज का हिस्सा बने हैं, उस समाज में अगर हम लोगों को रहना है तो उस समाज के मूल्यों को अपनाना होगा और फिर उस समाज की तरह ही हम लोगों को अपने काम करते हुए आगे बढ़ना रहता है। तो फिर हमारे सामने दो टर्म निकल करके आती हैं, एक को हम डी सोशलाइजेशन कहते हैं तो दूसरी को हम री सोशलाइजेशन कहते हैं। इन दोनों को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा एक एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। एक छोटा बच्चा है, यह है कोई एक छोटा बच्चा। इस बच्चे ने अपने घर में यह सीखा है कि सुबह उठो और सुबह उठ करके सभी घर वालों को हाथ जोड़ करके नमस्ते कहो। सुबह उठ करके सबके पैर छूने होते हैं, आशीर्वाद लेना होता है। यह बच्चा यही तौर तरीका अपनाता है। ये सब कुछ इसने कहाँ पर सीखा है? ये सब कुछ इसने अपनी फैमिली में सीखा है। लेकिन क्या ये पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली में रहेगा? नहीं, ये फैमिली से कुछ समय के बाद अपने स्कूल भी जाएगा और कुछ समय के बाद फिर अपने पीयर्स से भी इसकी मुलाकात होंगी। आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल का भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का भी यह बच्चा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बच्चा जब विद्यालय में पहुंचेगा, अपने दोस्तों के साथ रहेगा, अलग अलग तरीके के मीडिया के टूल्स का इस्तेमाल करेगा, तो क्या वो बच्चा काफ़ी कुछ नया नहीं जानेगा? जानेगा। ये बच्चा जब स्कूल में गया तो इसने देखा हाथ जोड़कर के नमस्ते तो कोई भी नहीं कर रहा है। सभी बच्चे वहाँ पर ऐसे एक दूसरे से बोल रहे हैं हाय, हेलो, इस तरीके से कर रहे हैं। नमस्ते की जगह स्कूल में गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये बच्चा अब क्या करेगा? धीरे धीरे जो इसने परिवार में रह करके जाना था उसे छोड़ देगा और जो स्कूल में रह करके नया इसे तौर तरीका मिल रहा है उसे अपना लेगा। और ये आपकी मेरी हम सबकी जिंदगी में चलता है। स्कूल के बाद में बच्चा अपने दोस्तों से मिलता है, वहाँ से फिर कुछ चीज़ें सीख लेता है। जो मीडिया का हम लोग इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, टेलीग्राम का, बहुत सारे अलग अलग हैं ऐप, वहाँ से बच्चे कुछ नई चीज़ें सीख लेते हैं, उनके व्यवहार में आ जाती हैं। तो बेटा जो डी सोशलाइजेशन और री सोशलाइजेशन टर्म है,
इनको समझेंगे, काफी आसान है और आपके पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। डी सोशलाइजेशन, इसका मतलब सीधा सा होता है जो पुराने नियम कायदे कानून और व्यवहार थे उनको छोड़ देना। जो पुराने नियम हैं, व्यवहार हैं, उनको छोड़ देना। और डीसोशलाइजेशन जब हो गया तो फिर होगा रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण। रीसोशलाइजेशन, नए नियम कायदे कानून व्यवहार, तो जो नए व्यवहार हैं उन नए व्यवहार को अपना लेना। अपनाना, किसे अपनाना? नए व्यवहार को अपनाना। और नया व्यवहार तब तक हम लोग नहीं अपना सकते जब तक हम पुराने व्यवहार को छोड़ नहीं देते हैं। डीसोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, जो हमारी अभी तक की पहचान है, जो अभी तक का हमारा व्यवहार है, जो तौर तरीके हैं, उसको हम लोग डीसोशलाइजेशन के माध्यम से छोड़ देते हैं। रीसोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स द अडॉप्शन ऑफ ए न्यू आइडेंटिटी और सोशल रोल। रीसोशलाइजेशन में हम लोग अपनी नई पहचान को, नए तौर तरीकों को अपनाने का काम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है यहां पर साथियों, एक बार देखते हैं रीसोशलाइजेशन और डीसोशलाइजेशन के बीच में। रीसोशलाइजेशन में हम लोग नए व्यवहारों को, नए वैल्यूज को अपना रहे होते हैं। डीसोशलाइजेशन में पुराने व्यवहारों को, है ना, एटीट्यूड, वैल्यूज, इन सबको छोड़ रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग पाते हैं जो रीसोशलाइजेशन हमारा होता है उसके अंदर हम लोग नए अपनी आइडेंटिटी को, नए रोल को अपना लेते हैं। तो डीसोशलाइजेशन में हम हमारी जो पहले की आइडेंटिटी, हमारा तौर तरीका, सोचने व्यवहार करने के तरीके हैं, उनको खो देते हैं। पहले, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, डीसोशलाइजेशन होता है और उसके बाद में रीसोशलाइजेशन होता है। जब तक पुराने व्यवहारों को नहीं छोड़ते हैं तब तक नए व्यवहारों को अपनाते नहीं हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमारी ये डीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन की प्रोसेस पूरी जिंदगी चलती रहती है। नई नई चीजों को जानते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब आपकी मेरी हम सबकी जिंदगी के अंदर, हमारे समाजीकरण के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये 4 एजेंट हमारे रहते हैं। और भी बहुत कुछ होता है जो हमारी जिंदगी के अंदर रोल प्ले करता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये 4 होते हैं। जैसे कि फैमिली है, स्कूल है, पीयर्स हैं, मास मीडिया है। बेटा यहां पर जो मीडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मीडिया से मतलब वही है जो हमारा ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर अलग अलग जो ऐप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फैमिली, परिवार हमारा जो रहता है, यहां पर हम लोग हमारा जन्म होने के बाद सबसे पहले आते हैं और यही बेस होता है हमारे समाजीकरण का। तो आपसे कभी पूछा भी जाए कि हमारे समाजीकरण का आधार हम किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। यहीं से हम लोग सबसे पहले हर एक चीज को एक्वायर कर रहे होते हैं, यहीं से सभी चीजों को हम अर्जित कर रहे होते हैं। यही वो जगह होती है जहां पर हमारे माता पिता को देखते हुए हम लोग इमिटेट करने का काम कर रहे होते हैं। उन्हीं को देख करके जैसा उन्होंने किया वैसी ही नकल यहाँ पर हम कर रहे होते हैं। माता पिता को ऑब्जर्व करते हैं, जैसा वो करते हैं हम भी वैसा ही करने लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे परिवार के, समाज के नियम हम लोगों ने जाने और वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हम लोग भी अपने उन लोगों में शामिल हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग जब स्कूल में पहुंचते हैं, तो ये हमारे परिवार के बाद में दूसरा वो स्थान है जो हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आता है। हमारे परिवार में हमने अपना जिंदगी का जितना समय अभी तक बिताया है, आप पाएंगे उसमें से एक बहुत ज्यादा समय परिवार के बाद में अगर हमने कहीं पर बिताया तो वो हमारे स्कूल में हमने बिताया है। आप देखें, पहले प्री प्राइमरी क्लासेस हमारी होती हैं, फिर प्राइमरी क्लासेस हैं, अपर प्राइमरी हैं, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हमारी आती हैं, फिर उसके बाद में स्कूल हम लोगों ने लगभग, हम लोग पाते हैं कि 12 से 15 साल तक समय अपना बिताया होता है। तो स्कूल में हमने कोई कम समय नहीं बिताया है। स्कूल ही वो जगह होती है जहां पर हमारी
फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत होती है और हर एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में मिलती है। परिवार में जब हम लोग थे तो यहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन मिल रही थी। यहाँ पर जो नियम कायदे कानून थे वो मौखिक रूप से थे। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी। स्कूल में आकर के चीज़ें कठोर होने लगती हैं, उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। स्कूल के बाद में हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे जो साथी होते हैं उनके साथ हम समूह में रहने लगते हैं। अब साथियों के बीच में रहते हुए हम लोग बहुत सारी अलग अलग गतिविधियां करने लगते हैं। यहीं रह करके हम लोगों के अंदर नेगोशिएशन की एबिलिटी आती है, सहयोग करना हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं। तो बातचीत करने से कई सारे गुणों का विकास होता है। नेतृत्व की क्षमता हमारे अंदर ग्रुप एक्टिविटीज के साथ में पीयर ग्रुप में रह करके हमारे अंदर आती है। तो जो पीयर ग्रुप हमारे होते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एक दूसरे से काफ़ी कुछ नया जान रहे होते हैं। हमारे व्यवहार, हमारे जो तौर तरीके हैं वो सामने वाले को पसंद आते हैं, वो उनको अपना लेता है। हमें उनके तौर तरीके पसंद आते हैं, धीरे धीरे उनके जैसे हम लोग करने लगते हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे पाते हैं आज हम जैसे भी हैं उसमें हमारे परिवार का, स्कूल का और जितने भी हमारे मित्र, हमारे यार दोस्त जो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर रहा है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है जो कि आज का एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर हर कोई ये डिस्कस करना अपनी ओर से शुरू कर ही देता है कि ये हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित आज कर रहा है। चाहे कोई छोटा बच्चा हो या आपकी मेरी तरह यंग हो या हो कोई बुजुर्ग व्यक्ति, हर किसी की आज मीडिया के साथ में पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी है। बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही सबसे पहले उसको मोबाइल मिल जाता है, उसका लैपटॉप उसको मिल जाता है, टैब उसको मिल जाता है ना। और वहां पर बच्चा जाकर के फिर अपनी आईडी बनाता है। आईडी बनाने के बाद में वहां पर बहुत सारे अलग अलग दुनिया भर के लोगों से उसकी दोस्ती होने लग जाती है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, आप रहते हैं इंडिया में हैं और इंडिया में रहते हुए आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं मान लेते हैं, और आपकी दोस्ती फेसबुक पर ही हो गई है किसी दूसरे देश के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति से। किसी दूसरे देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति से जब आपकी मुलाकात हुई तो आपकी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से हुई है, आप रेगुलर बातचीत करने लगे हैं, वो अपनी बातें आपको बताते हैं, आप अपनी बातें उनको बताते हो और धीरे धीरे आप ऐसे पाने लगोगे, दोनों एक दूसरे को बहुत गहरे तरीके से जानने लगोगे। एक दूसरे को जानते हम कैसे हैं, जब बातें शेयर करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के सामने फिजिकली आप लोगों की मीटिंग नहीं होंगी, बस इतना ही फर्क रह जाएगा। अदरवाइज सारी चीजें आप लोगों की डेली रूटीन में बातचीत करते हुए आप जान लेते हैं, आपकी दोस्ती गहरी हो जाती है। तो आपके व्यवहार से कुछ उसके अंदर चला जाता है और उसके व्यवहार से कुछ आपके अंदर आ जाता है। तो यहां पर भी सोशलाइजेशन हो रहा है। यूट्यूब पर किसी ने एक वीडियो बना करके पोस्ट कर दी, अपलोड कर दी, उसे देख करके पूरी दुनिया वैसे करने लगती है। आपका व्हाट्सएप है, सुबह आप अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं और वहां से कोई एक मैसेज जो है उसको अलग अलग ग्रुप में डालते हैं, पोस्ट करते हैं और वो देखते देखते पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। सोशल मीडिया से बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मीडिया आज हम सबकी जिंदगी को बहुत बड़े स्तर पे प्रभावित कर रहा है और आज सबसे ज्यादा जो कि और सबसे तेज हमारा सोशलाइजेशन कर रहा है वो मीडिया ही है। तो मीडिया का रोल कम नहीं रह गया है, सबसे ज्यादा रोल आज इसी का बन गया है। स्कूल में होते हैं तब मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, घर में होते हैं तब मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों के बीच होते हैं तो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो मीडिया वही सब ऐप जो आप इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल करता हूं। हमारे मोबाइल में जितने ऐप हैं उन ऐप का नाम भी क्या रखा है, उन ऐप का नाम भी सोशल ऐप। ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन। तो सोशल ऐप वो जो कि हम लोगों को सोशल बनाते हैं, सामाजिक बनाते हैं, उनकी बातें यहां पर हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। और ये कुछ टाइप्स हैं सोशलाइजेशन के जहां से आपके पेपर में आपको प्रश्न दिए जाते हैं। साथियों, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, आप यहां से पाएंगे हर एक आपके पेपर में यहां से प्रश्न वो आपको देगा ही देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन को लेकर के। प्राइमरी सोशलाइजेशन में सिर्फ एक पॉइंट आता है जो कि होता है हमारा परिवार। आपको यहां पर सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। प्राइमरी सोशलाइजेशन वह होता है जिसका संबंध हमारे परिवार से होता है।
इनसाइड द फैमिली, जो कि हमारे परिवार में रहते हुए हमारा होता है, सभी का होता है। यहाँ पर जो हमारे रिलेशन होते हैं, जो हमारे रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों के अंदर आप लोग पाते हो कि प्यार होता है, लव होता है। यहाँ रिश्तों के अंदर आप लोग पाते हो एकता होती है, यानी कि यूनिटी होती है। यहाँ पर हम पाते हैं कि हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वी वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो कि हमारे परिवार में रह करके हमारा होता है, हमारे परिवार में हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, है ना। और हमारा जो परिवार किसी का छोटा तो किसी का बड़ा होता है, इसका प्रभाव भी हमारी जिंदगी पर आता है। सेकंड हमारा आया सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसे हम गौण समाजीकरण कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर हमारा आता है जैसे कि स्कूल, जैसे कि पीयर्स और मीडिया, ये तीनों हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं। यहां पर जो रिलेशन होंगे वो रिलेशन कैसे होते हैं? सबको अपने आप से मतलब होता है, ये जरूरत पर आधारित रिश्ते होते हैं, नीड बेस्ड रिलेशंस होते हैं। जरूरत से मतलब होता है, मैं का भाव होता है, सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। और ये हमारे होते हैं आउटसाइड द फैमिली, जो कि फैमिली से, परिवार से बाहर हमारे होते हैं, उनकी बात यहां पर की जा रही है सेकेंडरी सोशलाइजेशन के माध्यम से। तो दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब एक पॉइंट हमारा बनता है जिसे कि हम पड़ोस कहते हैं, और आपके पेपर में आपसे यह पूछा जाएगा पड़ोस जो है वो किस में आता है। तब आप आंसर करेंगे जो पड़ोस है वो सेकेंडरी में भी आता है, और सेकेंडरी के साथ साथ पड़ोस जो है वो प्राइमरी में भी आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब पड़ोस को फैमिली के साथ लिख करके दिया गया है तो वो प्राइमरी के साथ में आता है, और जब पड़ोस को स्कूल के साथ लिख करके दिया गया है, स्कूल के साथ जोड़ करके दिया गया है, तो वो सेकेंडरी में आता है। 4 एजेंट मेन है, फैमिली प्राइमरी में, और सेकेंडरी में स्कूल, पीयर और मीडिया। इनको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है बेटा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की, प्रत्याशित समाजीकरण की। कई बार आपने कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि जब हम माता पिता बन जाएंगे तो हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं रखेंगे, हम तो अपने बच्चों को ऐसे रखेंगे, ये सब कुछ देंगे, इस चीज की फ्रीडम देंगे, ऐसा करवाएंगे, वैसा करवाएंगे, है ना। ये सब कुछ बातें, क्या वो अभी माता पिता बन गए हैं? नहीं। क्या उनकी अभी शादी हो गई है? नहीं। लेकिन वो फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे, जो हम आज हैं, जैसे भी हैं, और ऐसे होते हुए जो हम भविष्य में होने वाले हैं, उन चीजों को लेकर के खुद को अभी से जो हम तैयार कर रहे हैं कि हम जब कभी होंगे अपने नए रोल के अंदर तो हम ऐसे होंगे, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये क्या है? इसे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। हम टीचर बनेंगे, हम ऐसे टीचर बनेंगे। क्या अभी टीचर बन गए हैं? नहीं, अभी टीचर नहीं बने हैं। जब बन जाएंगे उसके बाद में कैसे होंगे, उसकी अभी से तैयारी कर लेना। तो भविष्य में हम लोग जिन भी रोल के अंदर शामिल होंगे या होना चाहते हैं, उनको लेकर के अभी से उनकी जो तैयारियां, अभी से उनके लिए नियम कायदे कानून अपने लिए जो बना करके खुद को हम उस रूप में ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, इसे हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, और हिंदी में इसे हम प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। एकदम आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगला पॉइंट साथियों हमारे सामने आता है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशलाइजेशन, अनौपचारिक और औपचारिक समाजीकरण। तो आप ध्यान से देखिए, समझिए जरा। जो आपको अनौपचारिक समाजीकरण दिया गया है, इसकी शुरुआत हो जाती है हमारे जन्म से ही, और यह हमारे जन्म से शुरू होकर के मृत्यु तक लगातार चलता रहता है।
ये लचीला होता है। यहां पर ज्यादातर जो भी बातें होती हैं वो मौखिक रूप से होती हैं, ओरल होती हैं। यह हमारा परिवार में होता है, यह हमारा पड़ोस में होता है, हमारे जो मित्र होते हैं उनके साथ में होता है, रिश्तेदारों के साथ में हमारा यह रहता है। औपचारिक की अब हम बात करते हैं। औपचारिक की शुरुआत होती है विद्यालय से। जब हम हमारे स्कूल में गए तब यह हमारा हुआ, हमारे कॉलेज में जब हम पहुंचे तब यह हमारा हुआ, हम जिस धर्म से आते हैं वो भी इसमें आता है, हम किसी संगठन का हिस्सा बन गए हैं वह भी इसी में आता है, हमारी जब जॉब लग जाएगी तो जहां जाकर के हम कार्य करेंगे वो कार्यस्थल भी इसी का हिस्सा होगा। यहाँ पर लचीलापन कम होता है, यहाँ पर चीजें जो है वो कठोर होती हैं, और हम पाते हैं यहाँ पर जो नियम कायदे कानून होते हैं वो लिखित रूप में ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, और जो मीडिया है वह भी इसी का हिस्सा होता है। तो जहां पर हर एक काम के लिए आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रक्चरल तरीके से इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस मिलती हैं, रूल रेगुलेशन का प्रॉपर एक फॉर्मेट आप लोगों को मिलता है, जहां आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज में परिवर्तन लाना चाहें तो तुरंत लेकर के नहीं आ सकते हैं। ऐसा जहां पर होता है वो आपका औपचारिक समाजीकरण रहता है। आप घर परिवार में जब रहते हैं अपनी मन मर्जी से बदलाव कर लेते हैं। मीडिया आप जो इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रॉपर सेटिंग्स होती हैं, उसके रूल रेगुलेशन होते हैं। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आप इस्तेमाल भी करते हैं ना, समय समय पर अपडेट भी होते हैं उनके अंदर, उनके नियम बदलते रहते हैं, आपके ऐप के फंक्शंस बदलते रहते हैं। वो अनौपचारिक नहीं है, कुछ भी मन किया तो कुछ भी बदल दिया, नहीं। आपके हाथ में जितना कंट्रोल है आप उतना ही कर सकते हैं। फॉर्मल होती हैं वो चीज़ें। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे लिए जरूरी क्या है। अनौपचारिक या औपचारिक दोनों हमारे लिए जरूरी होते हैं। बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों हमारे लिए जरूरी रहते हैं। ये नहीं कि कोई एक हमारे लिए जरूरी होता है। अब हमारे सामने बात आती है समाजीकरण की अवस्थाओं को लेकर के। चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस तो आपको याद होंगी, लेकिन वो यहां पर याद नहीं करनी है। यहां सोशलाइजेशन की अलग से हमारी स्टेजेस होती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से शुरू हुई और जिंदगी भर यह चलती रहती है, तो आप लोगों को जन्म से ही याद रखना है। सबसे पहले हमारी आती है अर्ली सोशलाइजेशन। साथियों, हमारे जन्म से लेकर के बर्थ टू टिल 18 ईयर्स ऑफ एज, जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक की जो हमारी आयु होती है, इसमें जो हमारा होता है वो अर्ली सोशलाइजेशन, प्रारंभिक समाजीकरण होता है। यहां पर जब व्यक्ति होता है वो परिवार में रहता है, स्कूल में जाता है, अपने दोस्तों के बीच अपना वो समय बिताता है। ये सब कुछ जो आपने जन्म से 18 वर्ष के बीच में किया होगा वो सब कुछ आपका अर्ली सोशलाइजेशन में आता है। लेकिन जब आप कॉलेज में जाने लगते हैं, कॉलेज में गए हो, कोई ना कोई कोर्स आप करने लगते हो, आपकी शादी हो जाती है, आप कहीं काम करने लगते हैं, कोई खुद का रोजगार आप बनाने लगते हैं, खुद माता पिता बन जाते हो, एक वक्त के बाद बुढ़ापे में चले जाते हो, तो यह हमारा एडल्ट सोशलाइजेशन होता है। और ये 18 वर्ष की बाद से हमारा शुरू होता है। जब हम 18 वर्ष के हो जाएंगे उसके बाद इसकी शुरुआत हो जाती है। तो किशोरावस्था का जब अंत हो रहा होता है वहां से शुरू होता है, और ये फिर आगे पूरी जिंदगी भर हमारा चलता रहेगा बिना रुके हुए। साथियों, पब्लिक लाइब्रेरी से आप देखेंगे आपके पेपर में आपसे यह पूछेगा वो एक एक्टिव सोशलाइजेशन का पार्ट होता है या फिर पैसिव सोशलाइजेशन का। तो आप देखो कुछ इस तरीके से आपकी लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें रखी रहती हैं और अलग अलग चेयर वहां पर आपके लिए होती हैं। आप वहां से किताब लेते हैं, अपनी जो किताबें हैं उन किताबों को पढ़ते हैं। लाइब्रेरी के अंदर रूल हैं, रेगुलेशन है, हर काम करने का तौर तरीका वहां पर लिखा होता है, आपको बताया जाता है। लाइब्रेरी में रहोगे तो इस तरीके से, इस ढंग से रहोगे। तो जहां पर हमने नियम कायदे कानून को सीख लिया
तो समाजीकरण हो गया। लाइब्रेरी भी समाजीकरण कर रही है, लेकिन वहां पर क्या आप सभी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पाते हो, बोलचाल करते हैं? नहीं करते हैं। वहां पर सिर्फ किताबें पढ़नी होती हैं और साइलेंट रीडिंग करनी होती है। तो जहां पर आपस में लोगों का इंटरेक्शन नहीं है, तो वो हमारा पैसिव सोशलाइजेशन के अंदर आता है। तो लाइब्रेरी जो हमारी होती हैं, क्या वह समाजीकरण करती हैं? पेपर में पूछेगा, आप कहेंगे करती हैं, लेकिन वह कैसी संस्था है समाजीकरण की? तब हम कहेंगे वह तो पैसिव संस्था, पैसिव एजेंसी हमारी होती है, निष्क्रिय संस्था होती है, क्योंकि वहां पर अंतः क्रिया नहीं कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में। यह डिफरेंस होता है। लेवल ऑफ सोशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे 3 लेवल होते हैं, माइक्रो, मेसो और मैक्रो। तीनों एकदम आसान है, एकदम आसान है तीनों। माइक्रो लेवल की जब हम बात करते हैं तो हमारा आता है फैमिली, पीयर, ग्रुप और नेबरहुड। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जब हम परिवार के बीच में रहते हैं, हमारे दोस्तों के बीच में रहते हैं, हमारे पड़ोस में जाकर के जब हम खेलते कूदते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आज भी हम करते हैं ना ऐसा, तो ये हमारा कौन से लेवल का सोशलाइजेशन है? माइक्रो लेवल का, छोटे लेवल का। मैसो लेवल की साथियों हम बात करते हैं। मैसो लेवल जो हमारा आता है, मैसो लेवल को हम लोग देखते हैं मध्य स्तर का। ये होता है जहां हम स्कूल में जाने लगते हैं, अपने धर्म को जानने लगते हैं। धर्म हमारा क्या कहता है, हमारे धर्म के अंदर क्या बताया गया है, उसके अनुसार व्यवहार में बदलाव लेकर आते हैं। सोशल क्लास, हमारे समाज के अंदर जो श्रेणियां बनाई गई हैं, उनकी समझ जहां पर हम लेने लगते हैं, इसे मेसो लेवल का सोशलाइजेशन कहा गया है। और बेटा जब 3rd नंबर पे आता है मैक्रो लेवल, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। जब आप ग्लोबल कम्युनिटी को समझने लगे हैं, ग्लोबल, इस विश्व को जहां पर आप जानने लगे हैं, हमारे देश के अंदर कैसे है, किसी दूसरे देश के अंदर कैसे है, वैश्विक स्तर पर कैसे क्या हो रहा है। चाइना की बात करते हैं आप, अमेरिका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, पाकिस्तान की करते हो, बांग्लादेश की करते हो, श्रीलंका की बात करते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस को आप समझने लगते हो, तो वो सब कुछ क्या है? वो मैक्रो लेवल का सोशलाइजेशन आपका हो रहा है। मीडिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग, आप लोग जितनी भी साइट्स ऐप इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ मैक्रो लेवल का सोशलाइजेशन आपका, मेरा, हमारा होता है। कितनी आसान है ना, सभी चीज़ें आसान इस टॉपिक के अंदर, बस समझना है किसके लिए कौन सी टर्म का इस्तेमाल होता है। प्ले ग्राउंड, जो कि हम सबको बड़ा पसंद होता है कि हम भी ग्राउंड में पहुँचें, वहाँ पर खेलें, कूदें, मस्ती करें। तो आपके पेपर में आपसे यहाँ पर एक छोटी सी बात यह पूछी जाती है कि जो हमारा प्लेग्राउंड होता है, क्या इसका हमारे डेवलपमेंट में, हमारे विकास में कोई रोल है? तब हम कहेंगे सबसे बड़ा रोल यही इसी का होता है। इसके माध्यम से जो हमारा विकास है वह सर्वांगीण होता है। इसके माध्यम से जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सर्वांगीण होता है, ओवरऑल होता है, 360 डिग्री हमारा होता है। बच्चा जब प्लेग्राउंड में जाकर खेलता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, शारीरिक तौर पर मजबूत बनता है। मेंटल एक्टिविटी कैसे होती है? खेलने के लिए जीत कैसे मिलेगी, उसकी स्ट्रेटजी बनाना, मेंटल एक्टिविटी करता है। आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, सोशल एक्टिविटी करता है। सही और गलत का डिसीजन लेना, मोरलिटी उसके अंदर विकसित होती है। आपस में एक दूसरे के साथ खेलते कूदते हैं, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। इमोशनल डेवलपमेंट होता है, अपनी फीलिंग्स को समझना, उनको समझ में आता है। एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, नए नए शब्दों को समझते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल, लैंग्वेज, सभी क्षेत्रों का विकास करता है हमारा खेल का मैदान। तो बच्चों को खेल के मैदान से आप दूर मत रखिए। खेलने कूदने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। खेलने कूदने से मतलब है कि उसके सभी क्षेत्रों का विकास हम कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मैं, मुझे, है ना, स्वयं। तो ये एक सिद्धांत है, आई, मी एंड सेल्फ थ्योरी। ये जिसने दी है उनकी फोटो तो आपने देख ली, इनका नाम भी आपकी स्क्रीन पे है, G.H. मीड। बेटा G.H. मीड का पूरा नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ये रहने वाले हैं अमेरिका के। फिलोसफर के तौर पर ये जाने जाते हैं, सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, और ये जाने जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के तौर पर। और इन्होंने इंटरेक्शन के बारे में बात कही है। बड़ी छोटी सी इनकी थ्योरी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है।
इन्होंने सिंपल सी बात कही है, बस वो बात क्या कही है वही हम लोगों को समझना है। ये कहते हैं अपनी थ्योरी के अंदर इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहते हैं इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतः क्रिया आप जब तक नहीं करवाएंगे तब तक सेल्फ का कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होता है। तो सेल्फ का कॉन्सेप्ट तैयार तभी होगा जब सामाजिक प्रक्रिया होगी। मीड के अनुसार स्वयं का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो दूसरों के साथ अंतःक्रिया और प्रतीकों के उपयोग से होता है। यानी कि जो आज हम हैं, हम आज जैसे भी हैं, हम ऐसे तब तैयार हो पाए, हम ऐसे तब बन पाए हैं जब हम लोगों ने समाज के साथ अंतःक्रिया की है। अगर हम लोगों ने समाज के साथ इंटरेक्शन नहीं की होती तो हम लोग आज जैसे हैं, हमारा जो आज सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो ऐसा बना ही नहीं होता। जीएच मीड ने सिद्धांत दिया कि एक व्यक्ति स्वयं को दो दृष्टांतों में वर्गीकृत करता है। यानी कि क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। ये कहते हैं एक होता है आई और दूसरा होता है मी। इस आई और मी से मिलकर के सेल्फ बनता है। तो साथियों, जो हम लोगों को यहां पर आई दिया गया है, मैं दिया गया है, इसका मतलब होता है वह जो कि हम लोग होते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर है? उसके बाद में इन्होंने कहा मी, मुझे। मुझे का मतलब है जो कि हमारे समाज से हम लोगों ने पाया है, हमारे समाज में रह करके हम लोगों ने जो सीखा, जाना, समझा, अर्जित किया। अब जो कि मैं, हम लोग अपने आप में जैसे भी हैं, समाज के साथ जुड़े, कनेक्ट हुए, इस समाज से कनेक्ट होने के बाद फिर बनता है सेल्फ का कॉन्सेप्ट। कोई भी एक बच्चा है, उस बच्चे का जन्म हुआ, वो इस दुनिया में आया, वो अपने आप से जिन भी चीजों को जानता जा रहा है, ठीक है, उस बच्चे के अपने खुद से अपने आप से जितने भी एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, उसके बाद जब वो समाज के साथ जुड़ा, समाज के साथ जुड़ करके जो भी सीखा, जाना, समाज में रहकर अर्जित किया, तो यहां से क्या हुआ, बहुत बार लगता है जो मैं जानता था वो तो बड़ा गलत था। समाज से जब कुछ मिलता है तो उसके बाद में हम लोग रिफाइन हो जाते हैं और फिर हम लोग तैयार होते हैं। इसे सेल्फ कहा गया है। तो हम आई और मी का मिश्रण हैं। हम खुद से और जो हम समाज से बने हैं उसका मिश्रण सेल्फ होता है। इतनी आसान सी बात इन्होंने कही है। तो उम्मीद करता हूं आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। चलो, तो अब आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं कैसे प्रश्न वो आपको देता है पेपर में। आंसर भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, सिर्फ समझेंगे कि प्रश्न ऐसे देते हैं। बच्चे के समाजीकरण का उद्देश्य होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो आप लोगों को याद रखना है, सामाजिक समूह द्वारा अपेक्षित कार्यों के स्वरूप विकसित करना। यानी कि जिस समाज में बच्चे का जन्म हुआ है, जहां पर वो बच्चा रहता है, उस समाज की कुछ अपेक्षाएं होती हैं बच्चे से कि वो समाज के अंदर रहते हुए ऐसा बने, और उन्हीं के अनुसार बच्चा वैसे खुद को विकसित जो करने लगे। तो यही समाजीकरण का उद्देश्य है। आपके पेपर में आपको दिया जाएगा व्हाट इज द प्राइमरी एनवायरनमेंट फॉर नर्चरिंग चिल्ड्रन। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सबसे पहले बच्चा कहाँ का हिस्सा बनता है, परिवार का बनता है। परिवार के बाद में फिर बाकी जगहों का वो हिस्सा बनेगा। अगला प्रश्न बेटा हमारा आता है, निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण को विशिष्ट अवस्था माना जाता है। बच्चा कब जाने लगा है विद्यालय में, इन्फेंसी स्टेज में नहीं, चाइल्डहुड में जाने लगता है। 2 वर्ष का होने के बाद वो स्कूल जाने लगता है, बाल्यावस्था। पेपर में आपको दिया जाएगा सहकर्मी समूह डैश के कारक हैं। पीयर ग्रुप हमारा प्राइमरी में नहीं आता है, अभी आपको मैंने बताया था, इन सभी को हमने समझा है। तो किसके अंदर आता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर। आपके पेपर में आपको दिया जाएगा मानव ज्ञान के विकास के आधार पर अनुमानित
चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से समाज की प्रगति डैश के रूप में जानी जाती है। समाज की प्रगति। आज से 10 साल पहले क्या ऐसा ही माहौल था? क्या आज से 10 साल बाद ऐसी ही ये दुनिया रहेगी जैसे आज हम हैं? हमारे चारों ओर की व्यवस्थाएं नहीं बदल जाएंगी। तो ये हमें पता चलता है सोशल चेंज से, और समाज में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब हम अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपना ख्याल रखना। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।